हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम कक्षा 10वीं की देखिए यहाँ पे इकाई 5 है। ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका का इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आए हैं। का क्वेश्चन नंबर पहला है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ख 1770 ईस्वी में। ठीक है, बुक में आंसर यही होगा और यही राइट आंसर है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा घ हम्फ्री डेवी ने। ओके, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? उत्तर हो जाएगा क 1851 ईस्वी में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली बार जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा क यानी कि कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? उत्तर हो जाएगा ख 1914 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? एग्जाम में आता है, तो उत्तर हो जाएगा ख 1907 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा क 1910 ईस्वी में। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील पूछे तो 1907 और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना पूछे तो 1910। ओके, तो आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों के पास, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग इज द राइट आंसर 1918 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा घ 1920 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो उत्तर हो जाएगा ग 1881 ईस्वी में। ओके, देखिए अब हम लोग चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उस पे। का क्वेश्चन नंबर पहला है, सन 1838 ईस्वी में ब्लैंक स्पेस की जगह पे लंदन होगा में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। 3 पे चलते हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। ओके, 5 है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की ब्लैंक स्पेस के जगह पे मजदूरी एवं काम करने के घंटे को निश्चित किया गया। ठीक है, सभी बहुत ही अच्छे तरह से आंसर है और 100% सही है, एक भी क्वेश्चन आंसर गलत नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छे तरह से बताया जाएगा सभी क्वेश्चंस को। फिर देखें यहाँ पे सुमेलित करना है यानी कि मिलान करना है। क है, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? तो अड़ा होगा बुक में आपका राइट आंसर, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसलिए जेम्स हारग्रीव्ज। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो मिला सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका ख है, फ्लाइंग शटल का घ इज द राइट आंसर, जॉन के ने किया था। फिर ग है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ख इज द राइट आंसर, एडमंड कोर्टराइट। फिर घ है, वास्प इंजन का आविष्कारक ग इज द राइट आंसर, जेम्स वाट। फिर अड़ा है, स्पिनिंग म्यूल के आविष्कारक, इसका का उत्तर हो जाएगा सैम्यूल क्रॉम्पटन। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसे 20 शब्द में उत्तर देने का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा,
पहला है औद्योगिकीकरण के कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। दूसरा है फैक्ट्री ने उद्योगों एवं व्यापार के नए नए केंद्रों को जन्म दिया, जैसे लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, सभी VVI क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हम बहुत अच्छे तरह से आपको बताने वाली हूँ। देखिए 2 है, बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सभी क्वेश्चन ध्यान में रखने वाला है। उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप ही बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसे ही मध्यम वर्ग कहा जाता है, जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की शोषण मूलक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, 3 है, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। उत्तर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में वस्तु, धातु, चीनी तथा चमड़ा आदि भारत के प्रमुख उद्योग थे। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्षेत्र था। ओके, आप लोग बुक जरूर रीडिंग देने का कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आप लोगों को आएगा। 4 है, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का ह्रास होने लगा। ह्रास कहने का अभिप्राय है हानि, कमी, गिरावट, जो कहिए। उद्योगों के इसी ह्रास को निरुद्योगीकरण कहते हैं। सीधा से समझिए कि कुटीर उद्योगों में ह्रास, हानि या कमी को ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। ओके, निरुद्योगीकरण। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है, औद्योगिक उद्योग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। उत्तर हो जाएगा औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारत उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पे। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 60 शब्दों में उत्तर देने का होता है। एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, 3 बनाने का रहता है या कभी कभी 2 भी बनाने का रहता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि VVI क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहता है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा मिलाने के लिए। औद्योगिकीकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और उत्पादन के खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकीकरण के नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिकीकरण के प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लेता है। ओके, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चे से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। ओके, मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया था। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया था। ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है, VVI क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन।
कि असलम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई? तो उत्तर जानते हैं। छोटे गंदे और अस्वास्थ्यकर स्थानों में आवासीय स्थल असलम कहलाते हैं। असलम कहने से अभिप्राय है गंदी आबादी, गंदी बस्ती, कूड़ा कचरा से भरा हुआ। औद्योगिकीकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के लिए आवास की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें नारकीय स्थितियों में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार असलम क्षेत्रों की शुरुआत हुई। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे क्वेश्चंस को और अपने नोटबुक पे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। कब? 1948 ईस्वी में, जिसमें कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें तय की गई। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मजदूरों की स्थिति उनके अपने गुजर बसर के स्तर से अधिक हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे? ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर कर रही थी। वाष्प के इंजन बनने के बाद रेलवे इंजन बनने लगे, जो कारखाना के लिए कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने, देखिए ये पॉइंट दिमाग में रखने वाला है कि 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। ठीक है, हम्फ्री डेवी ने किसका आविष्कार किया? तो सेफ्टी लैम्प का। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और बुक के बीच बीच से ये सब क्वेश्चन निकाला जाता है। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमेकर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों यानी कि नया आविष्कार, आधुनिक युग का आविष्कार के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिसे आने वाले युग को कौन सा युग? इस्पात युग भी कहा गया। इस प्रकार कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की। आइए हम लोग चलते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, जो कि 150 शब्द में उत्तर देने का रहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ओके, हमें लगता है इसमें 5 या 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आइए इसे भी हम लोग जल्दी देख लेते हैं। टाइम ज़्यादा हम नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, बस आप लोग एंड तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है औद्योगिकीकरण के कारणों का उल्लेख करें। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास औद्योगिकीकरण के कारण। पहला है आवश्यकता आविष्कार की जननी। दूसरा है नई नई मशीनों का आविष्कार। तीसरा है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। 4 है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। 5 है सस्ते श्रम की उपलब्धता। आइए सबको देखते हैं। फिर 6 है यहाँ पे आप लोगों के सामने यातायात की सुविधा। 7 है विशाल औपनिवेशिक स्थिति। ओके, अब देखिए सभी को विस्तार रूप से थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, शॉर्ट से काम नहीं चलने वाला है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लॉन्ग तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नई नई मशीनों के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। ओके, सन 1769 में वॉल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने के लिए स्पिनिंग जेनी शटल बनाया। ठीक है, यानी कि स्पिनिंग शटल बनाया, जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लगे तथा धागे की मांग बढ़ने लगी। ठीक है, फिर देखिए 1779 में सैम्यूल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया। 1785 में एडमंड कॉर्टराइन ने वाष्प से चलने वाली पावर लूम नामक करघा बनाया। टॉमस वेल
टॉमस बेल बेलनाकार छपाई सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग से सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई शुरू हो गया। 1769 में जेम्स वाट, देखिए 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन बनाया। इन आविष्कारों के कारण 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफी विकास हुआ। कब तक? 1820 ईस्वी तक। फिर ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर कर रहा था। वाष्प के इंजन बनने के बाद रेलवे इंजन बनने लगे। ओके, जो कारखानों के लिए कच्चा माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है। 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमेकर ने लोहा को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। फिर नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा जाता है। फैक्ट्री प्रणाली के कारण उद्योग एवं व्यापार के नए नए केंद्र स्थापित होने लगे। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर तथा मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। कौन कौन? लिवरपूल में स्थित कौन कौन? तो लंकाशायर और मैनचेस्टर। न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बन गया। क्या? न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बन गया। रेशम तथा ऊन उद्योग का भी ब्रिटेन में विकास हुआ। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सस्ते श्रम की उपलब्धता औद्योगिकीकरण के विकास के लिए आवश्यक था। ब्रिटेन में बड़ाबंदी अधिनियम 1792 ईस्वी से लागू हुआ। बड़ाबंदी प्रथा के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित किए। किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। बड़ाबंदी कानून के कारण बेदखल भूमिहीन किसान कारखानों में काम करने के लिए मजबूर हुए, अतः ये कम मजदूरी पर भी काम करने को बाध्य थे। इस सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की, परिणाम स्वरूप औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी, जिसके कारण कारखाना से उत्पादित वस्तुओं को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में तथा कच्चा माल को कारखाना तक लाने में सुविधा हुई। रेल के आविष्कार ने स्थल यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। फिर देखिए 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन यानी कि रॉकेट का आविष्कार किया। भाप इंजन का अभिप्राय किससे है? तो रॉकेट से है। अभी ठीक है। इस आविष्कार के फलस्वरूप मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी चली। रेलों द्वारा कोयला, लोहा एवं अन्य औद्योगिक उत्पादनों को कम समय में और कम खर्च पर लाना ले जाना संभव हुआ। देखते नहीं, अभी भी मालगाड़ी चलती है और उसमें कोयला या कुछ और गिट्टी सब होता है, वो सब जरूर आता है। को कम समय में और कम खर्च पर लाना ले जाना आसान हो गया, संभव हो गया। फिर जहाज रानी उद्योग द्वारा सभी देशों के सामानों का आयात निर्यात होने लगा। लगभग 1880 ईस्वी में पेट्रोल इंजन के आविष्कार ने परिवहन के क्षेत्र में पुनः क्रांति पैदा कर दी। ठीक है। यातायात की सुविधाओं ने औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र कर दिया। ब्रिटेन के उपनिवेशों का योगदान औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में लाभकारी रहा, क्योंकि ब्रिटेन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदकर अपने यहाँ के कारखानों से उत्पादित वस्तुओं को महंगे दामों पर उपनिवेश के बाजारों में बेचता था। अतः उपनिवेश कच्चे मालों के स्रोत के रूप में तथा तैयार माल के बाजार के रूप में विकसित होने लगे। ठीक है। देखिए इतना लॉन्ग हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बुक नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पढ़ने बनाने। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लंबा और लॉन्ग में बताए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा
औद्योगिकरण के परिणाम। पहला है नगरों का विकास, दूसरा है कुटीर उद्योगों का पतन, पतन मतलब गिरावट, तीसरा है साम्राज्यवाद का विकास, 4 है समाज में वर्ग विभाजन एवं बुजुर्ग वर्ग का उदय, 5 है फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म तथा 6 है श्रम पद्धति की शुरुआत। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। 1850 से 1950 के बीच भारत में वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास के कारण नए नए नगरों का अभ्युदय होने लगा। औद्योगिकीकरण की प्रवृत्तियों के कारण नगरों का संकेंद्रण संसाधन बहुत क्षेत्रों में होने लगा, जैसे जमशेदपुर, सिंदरी, धनबाद, ठीक है, तथा डालमिया नगर इत्यादि। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हाथ के करघे पर काम करने वाले बुनकर अब मशीनों से काम करने लगे। कुटीर उद्योगों के ह्रास के बाद ये अपनी आजीविका खेती से चलाने लगे। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्योग के बीच जो संतुलन था वह खत्म हो गया। देखिए, जो हम जिस तरह से लिखे हैं सारे वर्ड को, एक एक वर्ड को देखिएगा कि औद्योगिकीकरण किस तरह से लिखाता है, परिणाम स्वरूप किस तरह से लिखाता है, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है एग्जाम में। जब आप लिखने जाओगे तो वहाँ पे चोरी तो बिल्कुल भी नहीं चलता है और आपको खुद क्रिएट करके लिखना होता है कि कौन सा वर्ड किस तरह से लिखाएगा। अगर वर्ड गलत रहेगा तो नंबर भी कटेगा ही कटेगा। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसकी खपत वे उपनिवेशों के बाजार में करते। अतः यूरोपीय देश उपनिवेशों की होड़ में शामिल हो गए। उपनिवेशवाद ने जहां आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया, वहीं साम्राज्यवाद आर्थिक और राजनैतिक नियंत्रण स्थापित किया। अतः औद्योगिकीकरण ने परिणाम स्वरूप पहले उपनिवेशवाद का विकास हुआ तथा इसके पश्चात साम्राज्यवाद का विकास हुआ। अब उपनिवेशवादी देश अपने उपनिवेशों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए साम्राज्यवादी होड़ में शामिल हो गए। ठीक है। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों में ब्रिटिश सहायता से पूंजी लगाने वाले उद्योगपति ही पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। क है पूंजीपति वर्ग, ख है बुजुर्ग वर्ग यानी कि बुजुर्ग वर्ग को मध्यम वर्ग कहते हैं, और ग है मजदूर वर्ग। आगे यही बुजुर्ग वर्ग ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि मध्यम वर्ग ने। आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला तो ये है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, और दूसरा इसमें औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। ठीक है, तो इसका 2 आंसर तो हमें भी तो देना पड़ेगा, तो इसका लॉन्ग जरूर आंसर होगा। तो देखिए, लॉन्ग आंसर हम इसका बनाए हैं। उत्तर हो जाएगा उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक और उसके परिणाम स्वरूप राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शोषण तथा उत्पीड़न पूरा होता है। उपनिवेशवाद वास्तव में साम्राज्यवाद को फलित एवं विकसित करने का तरीका है। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों को बाजार की आवश्यकता थी। इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। फलतः भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना, क्योंकि भारत सिर्फ प्राकृतिक एवं कृत्रिम संसाधन संपन्न देश ही नहीं था, बल्कि एक बृहत बाजार के रूप में उपलब्ध था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन था जो 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व में अधिक विकसित थे, यानी कि सबसे ज़्यादा विकसित थे। औद्योगिकीकरण के पूर्व भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा
व्यापार पर ब्रिटेन का कब्जा था। अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी की रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। ये एजेंट ही गुमास्ता कहलाते थे। एजेंट क्या कहलाते थे? गुमास्ता। ये गुमास्ता मनमाने दामों पर सामान खरीद कर उसका निर्यात इंग्लैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में करते थे। इस व्यापार से उन्हें काफी लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित हो चुका था। ठीक है। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक चार्टर एक्ट पारित किया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिपत्य समाप्त कर दिया और मुक्त व्यापार की नीति पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया। ओके, जो इंग्लिश लिखे हैं उसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि VVI क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। देखिए कहने को तो एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला तो ये कुटीर उद्योगों के महत्व, ठीक है, एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। पहले तो महत्व पूछ रहा है, फिर उसकी उपयोगिता पूछ रहा है। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर दिए हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। उत्तर हो जाएगा भारत में औद्योगिकीकरण ने कुटीर उद्योगों को काफी क्षति पहुंचाई, परंतु इस विषम परिस्थिति में भी गांवों में यह उद्योग फल फूल रहा था, जिसका लाभ आम जनता को मिल रहा था। स्वदेशी आंदोलन के समय कुटीर उद्योग के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी के अनुसार लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन से अत्यधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने में तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ाने जैसे महत्व से जुड़ा है। सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान कुटीर उद्योगों द्वारा ही होता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व क्षेत्रवार संतुलित विकास के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को बढ़ाता है। कौन? कुटीर उद्योग। फिर देखिए आगे क्या है। कुटीर उद्योग में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन करने की क्षमता कुछ लोगों के हाथ में न रहकर बहुत से लोगों के हाथ में रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या को बड़े शहरों में पलायन को रोकता है, यानी कि कुटीर उद्योग अपने ही गांव में रहकर किया जा सकता है। इसके लिए आपको पैसे कमाने के लिए शहर में नहीं जाना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुटीर उद्योग जनसंख्या को बड़े शहरों में पलायन को रोकता है। कुटीर उद्योग गांव को, देखिए, कुटीर उद्योग गांव को आत्मनिर्भर बनाने का एक औजार है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? औद्योगिकीकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। देखिए कैसे, तो यहाँ पे उत्तर हम दिए हैं। औद्योगिकीकरण ने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित किया बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रशस्त किया। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो राष्ट्रवादियों के साथ साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मिल के मजदूरों ने उनका साथ दिया। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देते थे। ठीक है, ये तो जोर देते थे, लेकिन वर्तमान में चाइना को देख लीजिए। अब चाइना का सामान इंडिया में नहीं आता है, ठीक है, ना ही इंडिया लाने जाता है उतना। अब सब इंडिया से ही सामान खरीदते हैं ताकि इंडिया देश का विकास हो सके। ठीक है, वही पहले गांधी जी जोर देते थे, लेकिन अब रियल में ऐसा होता है। इसका कारण यह था कि कुटीर उद्योगों को भारत में पुनर्जीवित किया जा सके। पूरे भारत में मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अतः औद्योगिकीकरण, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, उसने भारत में राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। ओके, देखिए तो 5 तक ही था।
आप लोग को कुछ लगा भी नहीं होगा। अगर अच्छे से पढ़े होंगे डेडिकेशन के साथ तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बुक भी पढ़िए। और जो जो मैं बताती हूँ जैसे कि आंदोलन किस तरह से लिखा हुआ है, बहिष्कार, इस टाइप का आप लोग ध्यान भी देते जाइएगा और इसका फेयर ज़रूर तैयार कीजिएगा ताकि एक बार रिवीजन भी हो सके। ये जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस का, इसे आप लोग को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।